डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और देन पढ़ा था आपने बेसिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म से आप डीएनए को आइसोलेट करते हैं, देन उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम से ट्रीट करते हैं, देन वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं और फ्रेगमेंट्स को आप वेक्टर के साथ लाइगेट कर रहे थे। वेक्टर के साथ जब लाइगेट कर रहे थे तो वहां पे आप ऐड भी कर रहे थे और रिप्लेस भी कर रहे थे। ठीक है, वेक्टर जो मॉलिक्यूल होता है, वेक्टर एक क्या है, एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल है वो, और उसके अंदर आप इंसर्ट भी कर सकते हैं फॉरेन डीएनए को और किसी पर्टिकुलर डीएनए के फ्रेगमेंट से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में क्या बनेगा, दोनों कंडीशन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, इंट्रोड्यूस होने के बाद वहां पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा रहा है वो क्लोनिंग करेगा या तो एक्सप्रेशन करेगा। क्लोनिंग करेगा तो डीएनए के मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, एक्सप्रेशन करेगा तो वहां पे वो प्रोटीन बनाएगा या अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो भी उनके प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, वो बनेंगे। ये हमारा बेसिक्स था जेनेटिक इंजीनियरिंग का और इसी को आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बेसिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं फॉरेन डीएनए और वेक्टर का यूज करके। ठीक है, और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में जाकर और होस्ट के अंदर चेंज ला रहा था, होस्ट को मॉडिफाई कर रहा था। उस होस्ट को आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कल बताया था आपको, हिस्ट्री में जो बताया था वो तो फैक्ट था, आपको एज इट इज लर्न करना है। मैंने आपको हार्वर्ड, बोयर, स्टेनले कोहेन के बारे में बताया था और साथ ही साथ मैंने पॉल बर्ग के बारे में बताया था। वो हिस्ट्री भी आपको याद रखनी है क्योंकि वो एनसीईआरटी का पार्ट है। ठीक है, और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको लर्न करना है। तो ये सारी बातें मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया था और आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। और इसके अंदर जो टूल्स है वो क्या है, जैसे हेडिंग आपने पढ़ा कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कल जो आपने प्रोसीजर देखा था, जो स्टेप्स देखा था, तो उसमें क्या क्या यूज हो रहा था वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से क्या करते हैं, किसी लार्ज डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, उसको कट करते हैं और स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, डिफरेंट स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, तो वो यही एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो यही एंजाइम है जिससे हम क्या करेंगे, डीएनए को कट करेंगे। और डीएनए को जब कट करेंगे तो डीएनए कहाँ पे कट होगा, फॉस्फेट शुगर बैकबोन पे। ये एनसीईआरटी की लाइन है, फॉस्फेट शुगर बैकबोन को ये कट करेगा। ठीक है, और अगर बॉन्ड वाइज आप बताएं तो बॉन्ड वाइज आप लिखेंगे कि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कहीं पे आप लिख सकते हैं कि ये किसको कट करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा। ठीक है, कौन ब्रेक करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, या एज पर एनसीईआरटी अगर जाएंगे तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी होगी। फिलहाल आगे हम नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम में आपको ये बताना है कि जब आपको क्लोनिंग करनी होगी, डीएनए के मल्टीपल कॉपी बनाने होंगे, उस टाइम पे आपको डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत होगी। और जब आपको एक्सप्रेशन कराना होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी आप डीएनए ले रहे हैं, फॉरेन डीएनए, ठीक है, या कोई भी डीएनए है, कोई भी डीएनए, ठीक है, जैसा कि आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी डीएनए अगर
आरएनए और प्रोटीन बना रहा है, तो वो डीएनए क्या कर रहा है, वो एक्सप्रेशन दे रहा है। और आपको पता है कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होता है जीन एक्सप्रेशन के लिए, और क्लोनिंग के लिए आपको डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत होगी। तो जैसा आपका गोल है, जैसा आपका टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग आप पॉलीमरेज एंजाइम्स लेंगे। ठीक है, अब थर्ड आते हैं। थर्ड क्या है, लाइगेज। लाइगेज जो है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। अपोजिट इसलिए क्योंकि ये जो यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उस बॉन्ड को ये फॉर्म करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे अपोजिट वर्क करेगा। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था आपका, वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा था, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक कर रहा था या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था। उसी बॉन्ड को ये जो लाइगेज है ये फॉर्म करेगा। ठीक है, जब दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आप लाइगेट करेंगे तो एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो लेक्चर में। अब आते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर एक वैकिल है, एक टैक्सी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो वैकिल और टैक्सी जो है ये क्या करेगा, फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, किसी फॉरेन डीएनए को कैरी करेगा और उसको होस्ट सेल्स के अंदर ट्रांसफर करेगा। और इसका आपने देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कि वेक्टर सिंपली क्या करेगा कि फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा। और वहां पे एक और पॉइंट है कि वेक्टर जो है, वेक्टर के डिफरेंट टाइप है। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है उसमें प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, और एक आर्टिफिशियल वेक्टर है वो है PBR 322। ठीक है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये तीन आपके बायोटेक चैप्टर में वेक्टर हैं। और जब आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वहां पे भी दो वेक्टर डिस्कस है। जब आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप बैक और यैक, ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये दो क्रोमोसोम्स आपने या दो वेक्टर आपने लिया था। ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर किस स्टेप में ये हेल्प करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप में ये हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल आपके पास टोटल जो है एज पर एनसीईआरटी कितने वेक्टर हो गए, फर्स्ट वेक्टर आपका हो गया प्लाज्मिड, सेकंड हो गया बैक्टीरियोफेज, थर्ड जो आर्टिफिशियल है वो हो गया आपका PBR 322, और जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो मेंशन है वो है बैक और यैक। बैक मीन्स बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और यैक मीन्स ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये टोटल जो वेक्टर हो गए ये कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट जो कंपोनेंट है वो है आपका लास्ट टूल आर कंपोनेंट, कुछ भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, वो है एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है सम अदर एंजाइम्स। एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम में आपको सिंपली अभी ये समझना है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट हमको मिलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ट्रीटमेंट के बाद या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से जब आप डाइजेस्ट करते हैं किसी लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को, और डाइजेशन के बाद स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, तो एंड जो होते हैं उस टाइम पे जो एंड होते हैं वो एंड कुछ भी मिल सकते हैं आपको। एंड जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी डीएनए का एंड जो है वो दो तरह के मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी होता है ब्लंट एंड, पहला पॉसिबिलिटी क्या है, ब्लंट एंड। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी होती है वो है स्टिकी एंड। क्या है, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड बोलेंगे। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है कोहेसिव एंड। क्या होगा, कोहेसिव एंड। ठीक है, तो ये दो तरह के एंड मिलते हैं, और इसके अलावा भी कुछ एंड का और भी मतलब पॉइंट है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एंड पे फॉस्फेट होते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं। ठीक है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट है उनके एंड पे फॉस्फेट कभी कभी होते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसा हमारा टारगेट होता है, जैसे कि किसी डीएनए फ्रेगमेंट को हमको स्टोर करना है तो हमको कोशिश ये करना होता है कि वहां का फॉस्फेट रिमूव हो जाए। ठीक है,
ये जो मैं फॉस्फेट वाली पॉइंट बता रहा हूँ वो एक्चुअली इसके लिए आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो डीएनए आपको पता है कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, और न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है ये भी है कि फॉस्फेट होता है। तो फॉस्फेट कहीं ना कहीं एंड पे तो होगा ही होगा, ठीक है। स्पेशली कहाँ पे होगा फॉस्फेट, जहाँ पे 5 एंड होगा, ठीक है। 5 एंड पे फॉस्फेट अटैच होगा, और ये फॉस्फेट जैसा हमारा डिमांड होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब नहीं होगा ये आप समझ लीजिए, जब हमको स्टोर करना होगा डीएनए फ्रेगमेंट को, जब हमको यूज नहीं करना होगा डीएनए फ्रेगमेंट को, तो उस कंडीशन में हम फॉस्फेट को रिमूव कर देते हैं, फॉस्फेट को रिमूव कर देते हैं। और जब हमको यूज करना होता है तो उस समय हम फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं, मतलब हमको फॉस्फेट चाहिए। जब हमको किसी वेक्टर के साथ जोड़ना है तो हमको फॉस्फेट चाहिए। फॉस्फेट अगर रहेगा तो वो वेक्टर के डीएनए के साथ इजीली लाइगेट करेगा, ठीक है। लाइगेट करेगा तो वहां पे 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन ये बनती है कि आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो या तो स्टिकी हो या तो वो ब्लंट हो। ब्लंट होगा तो ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, ब्लंट एंड जो है वो स्ट्रेट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये जो एंड दिख रहा है ये थोड़े से कोहेसिव टाइप के, स्टिकी टाइप के दिख रहे हैं आपको, ठीक है। जो ये सिंगल स्ट्रैंड बाहर की तरफ निकले हुए हैं वो उनकी टेंडेंसी है कि सामने वाला जब डीएनए आएगा अटैच होने के लिए तो हम स्ट्रांगली बाइंड करें। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि स्टिकी एंड बने। स्टिकी एंड रहेगा तो वो जब भी किसी डीएनए के साथ ज्वाइन होगा तो स्ट्रांगली ज्वाइन होगा, इसलिए स्टिकी एंड को हम प्रीफर करते हैं। ब्लंट एंड को हम प्रेफर नहीं करते हैं, बट ब्लंट एंड को हम स्टिकी एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इनके दोनों तरफ डीएनए के स्ट्रैंड अगर अटैच कर दें। यहाँ पे हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अगर अटैच कर दें यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी स्टिकी एंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे बताया डीएनए के फ्रेगमेंट के एंड के बारे में, उनके जो टर्मिनल्स हैं उनके बारे में जो भी मैंने इंफॉर्मेशन बताया, उसी टर्मिनल को हम चेंज करेंगे किसके हेल्प से, एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम के हेल्प से, ठीक है। और इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस से बाहर है, बट मैंने आपको रफली बता दिया कि एंड अगर आपके अकॉर्डिंग है तो अच्छी बात है, अगर एंड आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप डीएनए के एंड और टर्मिनल को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंजाइम्स का यूज करके उसके टर्मिनल को आप चेंज कर सकते हैं अपने डिमांड के हिसाब से, ठीक है। तो ये मैंने एक तरीके से जो भी आपको बताया वो क्या बताया, इंट्रोडक्शन बताया टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टूल्स को 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसका सेकंड नेम होता है वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अगर इसका नेम लेना चाहें तो इसका नेम ये होगा रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये मॉडिफिकेशन भी करता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो टोटल इसके 3 नाम बनते हैं, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और थर्ड आपका क्या है, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन आपको जो नीट और एनसीईआरटी बोर्ड वगैरह में जो आपको मिलेगा वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेगा। तो आपको स्टार्टिंग के 2 नेम आपको लेके चलने हैं, थर्ड नेम आपको भूल जाना है। थर्ड नेम जब मैं एनसीईआरटी का एक पॉइंट डिस्कस करूंगा वहां पे आप थर्ड नेम को अप्लाई करेंगे तो वो टॉपिक वो पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअली क्या है, ये टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम है, टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम है। टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम को बताने से पहले मैं न्यूक्लियस आपको समझाता हूँ। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस वो एंजाइम होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं, और आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। डीएनए और आरएनए को जो भी एंजाइम कट करेगा उसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के 2 टाइप हैं, यहाँ पे आपके सामने ये दिख रहा है,
न्यूक्लियस के दो टाइप मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, और सेकेंड जो टाइप है वो है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए के एंड आर टर्मिनल से कटिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका एक डीएनए का फ्रेगमेंट है और इस डीएनए के फ्रेगमेंट में एक टर्मिनल से या एंड से, एंड आर टर्मिनल से ये कटिंग स्टार्ट किया तो वन बाय वन वो न्यूक्लियोटाइड को कट करते हुए आगे की तरफ मूव करेगा। और ये कटिंग कहीं भी स्टार्ट कर सकता है, मतलब कि इधर से भी स्टार्ट कर सकता है और इधर से भी, मतलब कि अपोजिट एंड से ये कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन हो गया। और एंडोन्यूक्लियस में होता क्या है कि ये जो है डीएनए फ्रेगमेंट में कहीं पे भी ये कट कर सकता है, विद इन डीएनए कहीं भी ये कट कर सकता है, जैसे यहाँ भी कट कर सकता है, यहाँ भी कट कर सकता है, बट ये टर्मिनल से स्टार्ट नहीं करेगा। टर्मिनल से जो कटिंग स्टार्ट करता है वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस हमेशा बीच में कहीं पे कटिंग करेगा, टर्मिनल पे वो कटिंग नहीं करेगा। और एंडोन्यूक्लियस का एक टाइप होता है, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो अभी मैंने आपको बताया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, वही है एंजाइम है। और ये टाइप किसका है? एंडोन्यूक्लियस का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब इसका आप नेम रीड करते हैं तो वहाँ पे भी मेंशन क्या है? एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस ये बता रहा है कि ये एंडोन्यूक्लियस का टाइप है। और इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये जब भी कट इंट्रोड्यूस करेगा या ब्रेक करेगा डीएनए को, तो स्पेसिफिक पोजीशन पे ब्रेक करेगा, ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन पे ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने से पहले वो पहले एक रीजन ऑफ सीक्वेंस पे जाकर सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि कभी कभी 4 सीक्वेंस पे एक साथ बाइंड करता है, कभी 6 बेसिस पे जाके बाइंड कर जाता है, कभी कभी 8 बेसिस पे भी बाइंड कर सकता है। मतलब कि एक रेंज होता है, एक रीजन होता है, ठीक है, एक एरिया होता है। जैसे आपके सामने ये मैंने एक डीएनए बनाया, ठीक है, और डीएनए में मैंने ये जो ब्लू वाले सर्कल बना रखा है, ये एक्चुअली क्या है? ये वो साइट है जहाँ पे जाकर ये एंजाइम बाइंड करेगा। सिंपली यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा, क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा कि ये वो प्लेस है जहाँ पे मुझे जाकर बाइंड करना है। बट जब कटिंग की बात होगी तो वो किसी पर्टिकुलर 2 बेस के बीच में कट करेगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर 2 बेस के बीच में कट करेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे G और A के बीच में कटिंग कर रहा है, इसको मैं ब्लू मार्कर से दिखाता हूँ। G और A के बीच में कटिंग कर रहा है और यहाँ पे भी G और A के बीच में कटिंग कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कटिंग तो मोर स्पेसिफिक है, ठीक है, कटिंग जो है वो मोर स्पेसिफिक है, वो हमेशा किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कटिंग कर रहा है, ठीक है। और जब ये बाइंड कर रहा है तो एक रीजन एक्वायर कर रहा है, एक एरिया एक्वायर कर रहा है ये, ठीक है। और उस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन साइट। क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। और उस रिकॉग्निशन साइट या सीक्वेंस का कुछ खास बात है, जैसे मैं आगे बता रहा हूं आपको। जब आप रिकॉग्निशन साइट्स को रीड करेंगे तो वहां पे जब रीडिंग करेंगे सेम टर्मिनल से तो सीक्वेंसेस भी सेम आएंगे, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब आप डीएनए पे प्रेजेंट बेस सीक्वेंसेस को रीड करेंगे सेम टर्मिनल से तो उनके सीक्वेंसेस भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ये 5 एंड है और ये भी क्या है? 5 एंड है, ठीक है, 5 प्राइम भी बोल सकते हैं आप। 5 एंड से अगर आप रीड करते हैं इस डीएनए सीक्वेंस को तो आप देख रहे हैं यहाँ पे GAATTC मिल रहा है आपको। सिमिलरली जब आप यहाँ पे 5 एंड से रीड करेंगे तो GAATTC मिलेगा आपको। तो ये एक सीक्वेंस मिलेगा आपको, ठीक है, सिमिलर सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। देन इसका अपोजिट कर लीजिए आप, 3 एंड पे चले जाइए तो 3 एंड पे जब रीडिंग करेंगे तो CTTAAG मिलेगा। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो 3 एंड से जब रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो CTTAAG मिलेगा। तो जब आप एंड एक पर्टिकुलर लेके चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीक्वेंस आपको सेम मिल रहा है। यही जो है स्पेशलिटी होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं और ये एक्चुअली क्या होते हैं? रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड करता है और इसी
पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में किसी पर्टिकुलर बेसिस के बीच में वो कट करता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं जी और ए के बीच में कटिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी जी और ए के बीच में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो कटिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़े से डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब कटिंग होगा तो यहाँ पे स्टिकी एंड क्रिएट होगा। ठीक है, जब फाइनली कट हो जाएगा तो स्टिकी एंड क्रिएट होगा, और स्टिकी एंड आपको पता है ना ऐसे दिखता है, और ऐसे दिखने के लिए इस तरीके से कटिंग करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगर आपको ब्लंट एंड क्रिएट करना है तो ब्लंट एंड में क्या होता है कि कटिंग जो है आमने सामने होगा। ठीक है, दोनों आमने सामने कटिंग होगा तो क्या मिलेगा आपको, ब्लंट एंड मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना कि जब आपको कटिंग का जो पोजीशन है इस तरीके से दिखे आपको, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि वहाँ पे जो कटिंग होने के बाद डीएनए का फ्रेगमेंट मिलेगा, उसके टर्मिनल जो है वो स्टिकी होंगे या कोहेसिव होंगे। और अगर आमने सामने कटिंग हो रही है तो जो आपको फ्रेगमेंट मिलेगा वो ब्लंट एंड वाले मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका कटिंग को लेकर मैंने पॉइंट्स बता दिया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं हिस्ट्री वाले पार्ट में। हिस्ट्री वाले पार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है अभी देखते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि इन द ईयर 1963 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, मतलब कि इन 1963 में जो है 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। और बैक्टीरियोफेज जो है का होस्ट जो होता है वो बैक्टीरियल सेल होता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल पे सरवाइव करता है और इसीलिए इसका नेम क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल को यूज़ करता है, उसको वो खा जाता है, उसको यूज़ कर डालता है 100%, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज कैसे इंटर करता है किसी बैक्टीरियल सेल्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरियोफेज बना रखा है। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है। और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को यूज़ करेगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, एट लास्ट वो किल हो जाएगा और उसकी लिसिस हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा, बैक्टीरियोफेज जब एक्ट करता है बैक्टीरियल सेल्स पे तो अपना जो डीएनए है वो डीएनए इंट्रोड्यूस कर देता है, कहाँ पे, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जब इसका डीएनए आ जाता है तो वो इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है और एक्सप्रेस भी होता है और फाइनली अपने बहुत सारे प्रोजेनी बनाता है उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। ठीक है, जब बहुत सारे प्रोजेनी बनाएगा बैक्टीरिया को यूज़ करके तो एट लास्ट क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल्स की लिसिस हो जाती है, मतलब बैक्टीरिया मर जाता है। और जब बैक्टीरिया मर जाएगा तो बैक्टीरिया के लिए तो अच्छी बात तो है नहीं। जब बैक्टीरिया मर जाएगा तो बैक्टीरिया के लिए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि कंडीशन में ये होगा कि बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो बैक्टीरियोफाज के प्रोजेनी को बनाने से रोकेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि इस कंडीशन में, कंडीशन क्या है कि बैक्टीरियल सेल मरने वाला है तो अपने आप को बचाएगा ही बचाएगा, और जब बचाएगा तो उसके अंदर बचाने वाले कुछ एंजाइम्स होंगे। वो एंजाइम्स जो है यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रहा है कि वो 2 एंजाइम हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया को बचाएंगे। इशरिशिया कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या है, बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया को बचाएगा कौन, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट एंजाइम। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, 2 एंजाइम है और ये दोनों एंजाइम जो है इस बैक्टीरियोफाज से बचाएंगे। ठीक है, और ये जो दोनों एंजाइम है इन्हीं को बाद में हम लोगों ने क्या बोला, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला। क्या बोला, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दोनों एंजाइम को बाद में क्या बोला गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो कैसे बोला गया, इनके फंक्शन के बिहाफ पे, इनके फंक्शन के बिहाफ पे इनका नाम बाद में चेंज हुआ। और फंक्शन क्या था, फंक्शन समझिए आप, जब फॉरेन डीएनए दैट मीन्स कि बैक्टीरियोफाज का डीएनए जैसे ही इंटर कर रहा था, ठीक है, आपको मैंने बताया है कि जब भी बैक्टीरियोफाज इन्फेक्शन करता है तो ओनली उसका डीएनए आता है बैक्टीरियल सेल के अंदर और वो डीएनए मल्टीप्लाई करता है, एक्सप्रेस करता है। तो जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए आ रहा है बैक्टीरियोफाज के इन्फेक्शन के टाइम पे,
उस डीएनए को हमको क्या करना चाहिए, किल कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब ये काम कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया को अपने आप को सेव करना है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इस डीएनए को, इस बैक्टीरियोफाज के डीएनए को काट देगा। ठीक है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो काटेगा, ये जो एंजाइम है बैक्टीरियोफाज के डीएनए को काटेगा। बट जब काटेगा तो एक क्वेश्चन ये उठेगा कि ये जो एंजाइम जो काट रहा है बैक्टीरियोफाज के डीएनए को, क्या वो बैक्टीरिया के डीएनए को भी काटेगा? दैट मीन्स कि अपने आप अपने डीएनए को भी काटेगा। ये जो एंजाइम है वो अपने डीएनए को भी क्या वो काटेगा? तो आंसर है नहीं। ठीक है, हमेशा वो काटेगा तो किसको काटेगा? उसको काटेगा जो बाहर से आ रहा है। बैक्टीरियोफाज का डीएनए फॉरेन डीएनए, और जो फॉरेन डीएनए आएगा उसको उसकी कटिंग होगी। जो अपना ओन डीएनए है उसकी कटिंग नहीं होगी। और ये जो है डिस्क्रिमिनेशन कैसे पॉसिबल होगा, अपना या पराया, सेल्फ और नॉन सेल्फ, सेल्फ या फॉरेन डीएनए, इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेगा ये बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, तो उसका भी एक पॉइंट है, वो ये है कि जो एंजाइम कट कर रहा है, जो एंजाइम कट कर रहा है उसी के जैसा एक और एंजाइम है, जैसा कि पहले हिस्ट्री पार्ट में मेंशन है। ठीक है, जैसा कि पहले हिस्ट्री वाले पार्ट में मेंशन है कि 2 एंजाइम्स हैं, एक कटिंग करने के लिए और दूसरा मॉडिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, एक कटिंग करने के लिए और दूसरा मॉडिफिकेशन करने के लिए। मॉडिफिकेशन किसका करेगा? मॉडिफिकेशन करेगा ओन डीएनए का। जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए है उसी डीएनए को एक दूसरा एंजाइम क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। और मॉडिफाई करके करेगा क्या? इस डीएनए पे मेथिल ग्रुप अटैच करेगा, मेथिल ग्रुप अटैच करेगा। और जब मेथिल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो जो पहले कटिंग वाला जो एंजाइम था, ठीक है, वो एंजाइम इस फॉरेन डीएनए को कट कर देगा, बट अपने डीएनए को कट नहीं करेगा, क्योंकि अपने डीएनए पे क्या अटैच हो चुका है? मेथिल ग्रुप। ठीक है, मेथिल ग्रुप जो है ये जब अटैच हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि पहले वाला जो कटिंग एंजाइम है वो पहचान लेगा कि कौन मेरा डीएनए है और कौन बाहर का डीएनए है। ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरियल सेल अपने डीएनए को बचाता है और फॉरेन डीएनए को कट कर देता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कटिंग का एंजाइम अलग है और मॉडिफिकेशन का एंजाइम अलग है। मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या है? जो मेथिल ग्रुप अटैच हो रहा है बैक्टीरिया के डीएनए पे, वो क्या कर रहा है? डीएनए को मॉडिफाई कर रहा है मेथिल ग्रुप से। ठीक है, डीएनए को मॉडिफाई कर रहा है मेथिल ग्रुप से। तो ये जो होगा आपका मॉडिफिकेशन होगा। और मॉडिफिकेशन के लिए जैसा कि पहले के साइंटिस्ट थे, मॉडिफिकेशन का वो एक सेपरेट एंजाइम समझ रहे थे। ठीक है, और कटिंग का एक सेपरेट एंजाइम समझ रहे थे। बाद में इनको एक ही एंजाइम बताया गया और वो बाद में इन दोनों को एक साथ जो बोला गया वो क्या बोला गया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और इसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के अंदर दोनों एबिलिटी होती है, कटिंग की एबिलिटी भी होती है और मॉडिफिकेशन की एबिलिटी होती है। और इसी वजह से मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो मैंने आपको बताया था कि जो इसका थर्ड नेम होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन एंडोन्यूक्लियेजेस। जो मॉडिफिकेशन टर्म है वो मेथाइल ग्रुप के एडिशन के वजह से वो मॉडिफिकेशन टर्म यूज किया गया है। तो देखा जाए तो एग्जैक्ट जो नेम होना चाहिए वो ये होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन एंडोन्यूक्लियेजेस। बट हमको हमेशा नीट और बोर्ड के बारे में सोचना है, तो नीट और बोर्ड के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ये 2 नाम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं कि जब ये कटिंग करते हैं, ठीक है, ध्यान देना होगा, जब ये कटिंग करते हैं तो कटिंग तो ये 2 बेस के बीच में कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे कटिंग करेंगे। ठीक है, और बाइंड जब करते हैं तो पूरे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे जो एक रीजन ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है, वहाँ पे ये बाइंड करेंगे। और जब बाइंड करेंगे तो ध्यान देना होगा कि बाइंड करने के बाद कटिंग करेंगे, और कटिंग जब करेंगे तो इस पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से थोड़े डिस्टेंस पे होंगे। ऐसा नहीं है कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस पे ये बाइंड किए और बीच में कट कर दिए, बीच में ये कट नहीं करेंगे, हमेशा सेंटर से अवे होंगे। सेंटर से या तो राइट होंगे या तो लेफ्ट होंगे, थोड़ा लेफ्ट राइट शिफ्ट करना होगा कटिंग के लिए। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको ध्यान दीजिए। कट इंट्रोड्यूस लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलेंड्रोमिक साइट्स। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लिटिल अवे। लिटिल अवे मतलब कि अगर यहाँ कटिंग, यहाँ पे सेंटर है
तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब कि थोड़ा शिफ्ट होना पड़ेगा सेंटर से उसको, ठीक है। तो ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के पॉइंट हो गए। अब एक चीज़ और बता दूं कि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है तो क्या करता है, वो डीएनए के सीक्वेंस पे इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्ट करता है। जैसे इंस्पेक्टर होता है ना, इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग करते हैं अपने एरिया में, तो वैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो डीएनए के फ्रेगमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं। वो मूव करके इधर जाते हैं, इधर आते हैं, और फिर वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि हमको बाइंड कहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बता दिया आपको। एक्चुअली क्या है कि एनसीईआरटी ने इंस्पेक्टिंग वर्ड यूज़ किया है, इसलिए मैंने ये आपको स्टोरी बताई इंस्पेक्शन वाली, ठीक है। अब आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेम पे। तो नेम में कुछ नहीं करना है आपको एनसीईआरटी की लाइन फॉलो कर लेनी है और लर्न करना है, ठीक है। आप जब भी किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम मेंशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जिसको आप क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इको R1। क्या बोलेंगे, इको R1। इको R1 में आप ई जो होगा वो बैक्टीरिया के जीनस से लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का जो जीनस का फर्स्ट लेटर होता है वो ये है, ठीक है। जो CO है वो क्या है, स्पीसीज के स्टार्टिंग के 2 लेटर हैं, ठीक है। मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देखो। ई जो है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस, तो ये फर्स्ट लेटर आ गया जीनस से। अब नेक्स्ट जो 2 लेटर हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो स्पीसीज से आ रहे हैं। जैसे ई कोलाई का फुल फॉर्म होता है इश्चेरिशिया कोलाई, तो इश्चेरिशिया कोलाई का ई जो है मैंने आपको बता दिया। और जो CO है वो कहाँ से आ रहा है, स्पीसीज से आ रहा है। कोलाई इज ए स्पीसीज, कोलाई क्या है, स्पीसीज नेम है, और यहाँ से 2 लेटर लिया गया है, वही CO यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट किया गया है। देन नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है आपका R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। नेम ऑफ स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये रोमन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, रोमन नंबर जो फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, वो क्या है, ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जो भी बैक्टीरिया आपने लिया और उस बैक्टीरिया से अगर आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला तो वो किस नंबर पे था, उसका ऑर्डर क्या था, वो ऑर्डर जो है ये लास्ट जो है आपका रोमन जो नंबर है इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये क्या था, एक नेम था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। इसके नेम को हम कैसे मतलब डिफाइन करते हैं ये मैंने बताया। आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर है। और ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो स्टिकी एंड भी क्रिएट करते हैं और ब्लंट एंड भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, ये सीक्वेंस पे कौन कट करेगा, इस सीक्वेंस पे इको R1 कट करता है। ये जो इको R1 है, इको R1 जो है ये G और A के बीच में कट करता है, यहाँ पे भी G और A के बीच में कट करेगा, ठीक है। G और A के बीच में ये कट कर रहे हैं इको R1, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इको R1 का ये जो है रिकॉग्निशन साइट है और ये जो है दोनों कटिंग साइट है। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब किसी भी डीएनए को कट करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के एंड क्रिएट होते हैं, ठीक है। वो एंड क्या है आपके, स्टिकी एंड है और ब्लंट एंड है, मैंने आपको पहले ही बताया। स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्रिएट करने वाला जो एंजाइम है वो भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मेंशन किया है। मैंने यहाँ पे टोटल एग्जाम्पल लिया 4। स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड जो एंजाइम है उस एंजाइम के हेल्प से हम स्टिकी एंड क्रिएट कर रहे हैं, और लास्ट के जो 2 एंजाइम है वो एंजाइम जो है जब डीएनए फ्रेगमेंट को कट कर रहे हैं तो वो ब्लंट एंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो कटिंग प्लेस है मैंने रेड पेन से मेंशन किया, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे कटिंग देख रहे हैं आप, G और A के बीच में हो रहा है और यहाँ भी G और A के बीच में कटिंग हो रहा है। कटिंग का जो मैनर दिख रहा है आपको, उससे ये पता चलता है कि जब कटिंग हो जाएगा तो यहाँ पे एंड कैसा बनेगा, स्टिकी एंड बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो कटिंग का जो पोजीशन है वो ये बता रहा है कि कटिंग होने के बाद कैसा डीएनए फ्रेगमेंट बनेगा या उसके एंड कैसे होंगे, स्टिकी एंड वाले होंगे। बट जब लास्ट जो दोनों आप एंजाइम देख रहे हैं,
ये जब कट कर रहे हैं तो इनकी जो कटिंग पोजीशन है वो एक दूसरे के सामने है, और जब सामने होंगे तो हमेशा कैसा एंड क्रिएट होगा, ब्लंट एंड क्रिएट होगा। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। और मैंने यहाँ पे नेम भी लिखा है, जैसे इको R1 का ये था, ठीक है, इको R1 के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया भी था आपको। देन नेक्स्ट नया जो आपके लिए है वो क्या है, हिंड थर्ड है, ठीक है। हिंड थर्ड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से रिट्राइव किया गया है। बाल 1 विरवी बैक्टीरियम एल्बिडम से निकाला गया है, और HAE थर्ड ये हीमोफिलस इजिप्टस से निकाला गया है, ठीक है। तो ये एंजाइम की लिस्ट है, आप इसको नोट करके और लर्न कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में आपके बेसिक ही पूछे जाते हैं जो NCERT में मेंशन है, एक्स्ट्रा इस चैप्टर में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर एक्स्ट्रा पूछा जाएगा तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। तो आपके लिए तो अच्छी बात है कि ओनली NCERT लेवल तक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। देन अब आते हैं कुछ हिस्ट्री वाले पॉइंट में। फिर से हिस्ट्री वाले पॉइंट में जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको फाइंड आउट किया गया था वो क्या था आपका, हिंड सेकेंड, ठीक है, हिंड सेकेंड। और ये जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया गया था वो किसके थ्रू किया गया था, W अर्बर के थ्रू। W अर्बर ये पहली बार फर्स्ट टाइम जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया और इनको नोबेल प्राइज़ मिला। बट जब नोबेल प्राइज़ मिला तो नोबेल प्राइज़ में उनको स्मिथ और नैथम को भी मिल गया साथ में। ये इनके कलीग थे स्मिथ और नैथम, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे इन्होंने भी कुछ वर्क किया और उस वर्क के बेसिस पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। एक और पॉइंट है कि अभी तक जो है टोटल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो फाइंड आउट किए गए हैं वो 900 हैं, ठीक है। टोटल 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फाइंड आउट किए हैं, और ये जो 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किए गए हैं या रिट्राइव किए गए हैं। 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया है, तो ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में या RDT में, RDTR जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में या RDT में जो यूज़ होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो होता है सेकेंड, ठीक है। क्योंकि सेकेंड की खास बात यह है कि इसको ATP नहीं चाहिए, ठीक है। इसको ATP नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। और साथ में जो खास बात यह है कि ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर कटिंग करता है जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे ये कटिंग करे तो उस जगह पे जाकर ये कटिंग करेगा। और ये जब बाइंड करता है तो बाइंड जहाँ करता है वो रिकॉग्निशन साइट्स पे बाइंड करता है, और उसी रिकॉग्निशन साइट के किसी पर्टिकुलर बेसिस के बीच में ये कटिंग करता है, ठीक है। जो कि फर्स्ट और थर्ड में ऐसा नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है कि बाइंड कहीं और पे करेगा और कटिंग कुछ दूर जाके करता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि आप जो है अपने डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड में ऐसा पॉसिबल है। सेकंड में आपको पता है कि इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे बाइंड करेगा और वहीं पे कहीं पे ये कटिंग करेगा, और ये हमारे लिए फिर अच्छा होगा। जब आपके नीड के अकॉर्डिंग काम होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप टूल्स ऑप्ट करेंगे, टूल्स को आप यूज़ करेंगे। अगर आपके काम का कोई टूल नहीं है तो आपको क्यों यूज़ करना है, उसको नहीं यूज़ करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट और थर्ड ऐसा ही था, वो बाइंड कहीं और करते थे और जाकर कटिंग कहीं दूर पे करते थे वो। सो दैट हम फर्स्ट और थर्ड को यूज़ नहीं करते हैं, सेकंड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट और थर्ड का एक और पॉइंट है कि फर्स्ट और थर्ड जो है ये ATP यूज़ करते हैं और साथ में मैग्नीशियम भी यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले, एस एडेनोसिल मेथोनिन भी यूज़ करते हैं फर्स्ट वाले। तो ये कुछ ऐसे ही पॉइंट है, ये आते नहीं हैं, आपको बस ये याद रखना है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में जो सेकंड है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यही जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये
एक पर्टिकुलर साइट्स पे जाके बाइंड करते हैं। वो साइट क्या है आपकी? रिकॉग्निशन साइट्स है। उस रिकॉग्निशन साइट के किसी पर्टिकुलर बेसिस के बीच में वो कट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं। ये टोटल क्या है आपका? रिकॉग्निशन साइट्स है, और यहाँ पे कहीं एक जगह ये कटिंग कर रहा है। तो अच्छा होगा कि जहाँ पे बाइंड कर रहा है वहीं पे वो कटिंग कर रहा है, वो आपका डिजायर्ड प्लेस है। और कटिंग होने के बाद आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स क्रिएट होगा, ठीक है, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड में नहीं था, ठीक है, ऐसा फर्स्ट और सेकंड में नहीं था, ठीक है। ये ओनली कहाँ पे? सेकंड में है, ठीक है, ऐसा फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड में ऐसा नहीं है, ठीक है, सेकंड में वो स्पेशलिटी है, और उसी स्पेशलिटी की वजह से सेकंड को हम यूज करते हैं, ठीक है।